हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं हम उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो एग्जाम का पैटर्न पूरी तरह से फॉलो करेंगे। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। केटीजी के ऊपर ही लगभग 50 से 60 हम क्वेश्चन करेंगे। ये पहला लेक्चर है इसका, इसके ही करीबन 2 और लेक्चर आएंगे जिसमें हम केटीजी के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, हर पैटर्न के क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। और बाकी ये मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में चलेगी तो उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें बोला गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, स्थिर आयतन के ऊपर यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो इनमें से क्या होगा। पहला है कॉलिजन ऑन वॉल विल बी लेस, दीवारों से होने वाली टक्कर की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा है नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा है कॉलिजन विल बी इन स्ट्रेट लाइन, कॉलिजन सीधी रेखा में होगा यानी कि टक्कर सीधी रेखा में होगा। और चौथा है कॉलिजन विल नॉट चेंज, टक्कर चेंज नहीं होगी। देखो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, क्या रिलेशन पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, रिलेशन पढ़ते हैं P इक्वल्स टू 1/3 m अपॉन v और यहाँ होता है v RMS स्क्वायर। यहाँ P का मतलब होता है प्रेशर, M का मतलब होता है टोटल मास ऑफ द गैस, V ये जो V है ये होता है वॉल्यूम, ये V होता है वॉल्यूम और VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, ठीक है। किसको वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया साहब, वॉल्यूम हो गया है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया VRMS स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल हो गया VRMS स्क्वायर। अच्छा VRMS जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो इसका मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ने का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, 3 कंटेनर है जिनका वॉल्यूम सेम है, आयतन सेम है। इनके अंदर 3 अलग अलग गैस है। तो 3 अलग अलग गैस है, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। 3 अलग अलग कंटेनर है 1, 2 और 3, ये 3 कंटेनर ले लिए। फिर इसमें बोला इनके अंदर अलग अलग गैस है। मान लेते हैं यहाँ है गैस A, यहाँ पर है गैस B और यहाँ पर कोई गैस है C। ये 3 अलग अलग गैस है। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स आर M1, M2 एंड M3। इनके जो अणु हैं उनके द्रव्यमान M1, M2 और M3 दिए हुए हैं। एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंटेनर आर N1, N2 एंड N3। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N2 और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N3। गैस जो इन कंटेनर्स में प्रेशर लगाती है वो यहाँ पर लगाती है P1, यहाँ पर लगाती है P2 और यहाँ पर लगाती है P3। अलग अलग प्रेशर लग रहा है, एक जगह लग रहा है P1, एक जगह लग रहा है P2 और एक जगह लग रहा है P3। ऑल द गैसेज आर नाउ मिक्सड। अब इन तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। एक बड़े कंटेनर में तीनों को उठा के क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, मिक्स्ड गैसेज आ गई। यहाँ पर कौन सी गैसेज आ गई, मिक्स्ड गैसेज आ गई। अब जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ रिजल्टेंट प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, तो एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ, है ना। एक लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का प्रेशर किसके बराबर होता है, जो जितने नंबर ऑफ गैसेज हैं उन सबके सम के बराबर होता है, उन सबके प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन बना के हवा बना रखा है ना, जिसको देखते ही तुम ये सोचोगे कि यार करूँ कि नहीं करूँ, इसमें टाइम चला जाएगा। पर अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा हो या मेरे को सॉल्व करते हुए देखा हो तो कितनी देर में हो गया, मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। वो तो बोलने में मेरा टाइम चला गया कि क्वेश्चन को कहा क्या गया है क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन में 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में है द रिलेशन PV बराबर RT कैन डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ रियल गैस।
जो रिलेशन आदर्श गैस इक्वेशन हम पढ़ते हैं पीवी बराबर आरटी, ये वास्तविक गैस के व्यवहार का वर्णन कब करता है? यानी कि आइडियल गैस, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के आइडेंटिकल कब होती है ये पूछा है। तो रियल गैस जो होती है, रियल गैस, यदि रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी कि हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, और इसका जो प्रेशर है वो लो कर दिया जाए, प्रेशर जो है वो क्या कर दिया जाए, लो कर दिया जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर कम कर देंगे, तो रियल गैस जो है वो किस में बदल जाएगी, वो किसके आइडेंटिकल हो जाएगी, वो आइडियल गैस के आइडेंटिकल हो जाएगी, है ना। आइडियल गैस के क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल, उसके जैसे व्यवहार करने लग जाएगी। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, हाई, और प्रेशर क्या हो जाए, लो, आपका नहीं गैस का। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई, और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। अब लो प्रेशर का मतलब हो गया यहाँ पर, अच्छा लो प्रेशर तो दिया नहीं है, हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर ये हो गया, हाई टेम्परेचर ये हो गया, ये काट दो। अब यहाँ पर हाई डेंसिटी आएगा नहीं, हाई डेंसिटी का मतलब हो गया कि प्रेशर हाई हो रखा है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या करेंगे, लो करेंगे। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वैसे ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अब हमारे पास आइडियल गैस का जो फॉर्मूला है, P दाब और तापमान T पर 5 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए जो V आयतन घेरती है अवस्था का समीकरण, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल, N होता है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये स्मॉल m होता है मास ऑफ द गैस, ये होता है मास ऑफ गैस, और ये वाला कैपिटल M जो है ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 5 ग्राम है गैस का मास, तो यहाँ 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन का, है ना, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट O2 का, O2 है ये O2, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 32। ठीक, तो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी, तो यहाँ पर PV इक्वल्स टू N की जगह रख दोगे 5/32, और ये कितना आ जाएगा, RT। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हो सकती है कि यहाँ पर 16 भी दिया हुआ है। 16 किसका होता है, 16 होता है O का, सिर्फ O का कितना होता है, 16। यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट, तो ये O2 है, O2, तो O2 का कितना होगा, 32। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, A आ जाएगा, है ना। 16 नहीं लगाना है, 16 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, E जहां पर है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो प्रेशर जो है उसका रिलेशन हमारे पास बनता है 1/3 रो, और यहाँ पर होता है VRMS स्क्वायर, ये प्रेशर के लिए होता है। इसी तरह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो रिलेशन बनता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, तो ये बनता है 1/2 रो, और यहाँ पर भी बनता है VRMS स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने, P को किससे डिवाइड कर दिया, E से, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2/3। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3E। अब ये बहुत लंबा चौड़ा रिलेशन है, अब ये तो यार आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन ना काफ़ी बार आ चुका है, तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0। 0 केल्विन पर गैस की कौन सी प्रॉपर्टी 0 हो जाती है, तो 0 केल्विन पर, एट 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बंद हो जाती है। तो एट 0 केल्विन देयर इज नो मॉलिक्यूलर मोशन, नो मॉलिक्यूलर मोशन, तो किसी भी तरह का कोई मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता। तो मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होता तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, है ना। ये जो V है, ये V, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में बोला है फॉर बॉयल्स लॉ टू होल्ड गुड द गैस शुड बी। अगर बॉयल के नियम का सही रूप से लागू करना है तो गैस को कैसा होना चाहिए। पहला तो गैस को परफेक्ट होना चाहिए, पहला गैस को क्या होना चाहिए, परफेक्ट। यहाँ रियल लिखा है इसको काट दो, फिर यहाँ रियल लिखा है इसको काट दो। उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पर भी है, टेम्परेचर C ऑप्शन में भी है।
उसका मास भी साथ में साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मास भी उसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर मास क्या है, वेरिएबल है। तो बॉयल्स लॉ को अगर प्रॉपरली आपको लगाना है, बॉयल्स लॉ को अच्छे से लागू करवाना है ना, आदर्श गैस, गैस कैसी होनी चाहिए, आदर्श गैस, द्रव्यमान और तापमान उसके क्या होने चाहिए, स्थिर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें एक डायग्राम शो किया गया है। डायग्राम किस किस के बीच में, पी वी अपॉन टी और पी के बीच में ग्राफ बन रहा है ना। पी वी अपॉन टी हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी बराबर एन आर टी। तो ये पी वी अपॉन टी इजक्वल्स टू एन आर हो गया, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट है, एन आर लिखा हुआ है। तो द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ पी वी अपॉन एन टी, एन बी इधर चला गया, एन बी इधर चला गया, तो ये पी वी अपॉन एन टी और ये हो गया आर। तो ये आर कांस्टेंट हो गया। तो आर वर्सेस पी का ग्राफ है एक्चुअल में। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, आर वर्सेस पी का ग्राफ है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर है ना। आर वर्सेस पी का ग्राफ दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। तो हमें ये बताना है जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला लिखा है द डॉटेड लाइन करस्पॉन्डिंग टू आइडियल गैस बिहेवियर। पहला है कि बिंदीदार यानी कि डॉटेड रेखा आदर्श गैस के व्यवहार को दर्शाती है। तो डॉटेड लाइन क्या हो गई, डॉटेड लाइन ये वाली। तो क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए जो लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसी इसी तरह से बनेगी, आर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो जो डॉटेड लाइन है वो किसको बताएगी, आदर्श गैस के व्यवहार को दर्शाएगी, यानी कि स्टेटमेंट ए सही लिखा हुआ है, ए सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा हुआ है T1 ग्रेटर देन T2। यहाँ का जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से ज़्यादा होगा, T1 ग्रेटर देन T2। तो ये भी सही है। तो T1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T2। तीसरा है द वैल्यू ऑफ PV अपॉन NT एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स ऑन y एक्सिस इज द सेम फॉर ऑल गैसेस। जिस बिंदु पर वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पर PV अपॉन NT का मान समान होता है। तो उस बिंदु पर PV अपॉन NT का मान क्या होता है, समान होता है, यानी कि तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 निकला है, T1 ग्रेटर देन T2। T1 क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। T1 क्या हो गया, टेम्परेचर। अब देखो यहाँ से अगर ध्यान दो आप, तो ये ग्राफ एक्चुअल में किसके बीच में बन रहा है, आर और पी के बीच में बन रहा है। किस किस के बीच में बन रहा है, आर और पी। और मैं अगर इक्वेशन लिखता हूँ पी वी बराबर एन आर टी, तो आर आ गया वाई एक्सिस पर, आर को मैंने इधर ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने पी वी अपॉन एन टी। ठीक है, ग्राफ किस किस के बीच में, आर और पी के बीच में, किस किस के बीच में, आर और पी के बीच में। तो यहाँ पर स्लोप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v अपॉन एन टी स्लोप हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंगली हम किसको बताएंगे कि T1 ज़्यादा होगा या T2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा हो जाएगा, T1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी। तो ये एक वैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो प्रेशर क्या हो, लो हो और टेम्परेचर हाई हो। दूसरे में लिखा है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, गलत हो गया। तीसरे में लिखा है हाई प्रेशर, ये भी गलत हो गया। चौथे में लिखा है हाई प्रेशर, गलत हो गया। लो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो, एक गैस एक कंटेनर में है और थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टी ए बराबर टी बी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टी ए बराबर टी बी। ऊष्मीय साम्यावस्था का मतलब हो गया कि टेम्परेचर बराबर है। दूसरी गैस है दूसरे कंटेनर में जिसको बी बोला गया है। दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है और ये दोनों बराबर है। इफ वी डिनोट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम बाय द सफिक्स ए एंड बी, यदि इन कंटेनर में जो प्रेशर और वॉल्यूम को हम पी ए वी ए और पी बी वी बी से शो करें तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो है पी ए और यहाँ का वॉल्यूम है वी ए। यहाँ का प्रेशर है पी बी और यहाँ का वॉल्यूम है वी बी। अब क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा। तो बॉयल्स लॉ से, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लग जाएगा, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी ए वी ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पी वी वी बी। तो पी ए वी ए इक्वल्स टू पी वी पी बी वी बी। तो ये कौन से रिलेशन में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 627 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर।
कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया तो हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू, हमने लिखा T2 अपॉन T1। टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 627 में आपको 273 ऐड करना है। इसी तरह से यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको 273 ऐड करना है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 900 और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ से V2 अपॉन V1 की वैल्यू बन जाएगी 3 और V1 जो है वो कितना दे रखा है? 4 मीटर क्यूब। तो V2 जो है, V1 4 मीटर क्यूब है, तो V2 जो है वो हो जाएगा 3V1, यानी कि 3 इंटू आपको 4 करना है, आंसर आ जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस के गतिज सिद्धांत में द्रव्यमान m वाला आदर्श गण गैस का अणु v वेग से पात्र के दीवार से टकराता है। देखो इस तरह का हम डायग्राम बनाते हैं, कुछ अगर ध्यान हो तो ये बनाते हैं हम। यहाँ एक वेजल है, ये वेजल लेके रखते हैं हम ऐसे, इस तरह से वेजल होता है और यहाँ पर कोई हमारे पास पार्टिकल है, ये जाएगा यहाँ से इस तरह से टकराएगा। इसको वॉल को नाम दे दिया A1 और इसको नाम दे दिया A2। तो ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी हो गई Vx और उसी वेलोसिटी से वापस लौटता है पर माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। तो P1 जो है वो इसका बन जाता है mvx और P2 जो है वो हो जाता है माइनस ऑफ mvx। तो जब हम डेल्टा V निकालते हैं, डेल्टा P, तो डेल्टा P कितना आ जाता है? mvx माइनस mvx हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ mvx। अब जो भी डायरेक्शन आपने ले रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि यदि गैस का तापमान स्थिर रखा जाए, यदि टेम्परेचर ऑफ गैस इज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज, और इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया जाए, तो प्रेशर जो लगेगा कंटेनर की दीवारों पर वो बढ़ जाता है, वो दीवारों पर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 m अपॉन V और VRMS स्क्वायर। अब VRMS जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो यहाँ से P टेम्परेचर को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो वॉल्स पर मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं वो लगातार जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो दीवारों से अधिक बार टकराएंगे। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो दीवारों से अधिक बार टकराएंगे, यानी कि स्ट्राइक्स द वॉल मोर फ्रिक्वेंटली। प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो जो मॉलिक्यूल है वो टकराएंगे ज़्यादा, किसके? दीवारों के साथ। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वेजल है, एक पात्र है जिसमें कोई गैस है, उस गैस का प्रेशर है P। इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज हाफ्ड, यदि सभी मॉलिक्यूल का मास आधा कर दिया जाए और उनकी स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 mVRMS स्क्वायर और अपॉन V का मतलब है वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो दो चीज में वेरिएशन है, तो यहाँ से P प्रोपोर्शनल हो जाएगा mVRMS स्क्वायर। अब ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? दूसरे केस में इसको लिख देता हूं मैं P प्राइम, मास को कर दिया आधा, ऑल द मॉलिक्यूल्स मास आधा कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया m/2 और जो वेलोसिटी है उसको 2 गुना कर दिया, है ना। तो ये हो गया 2VRMS का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने P प्राइम अपॉन P कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और यहाँ से स्क्वायर खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2P आ जाएगी, यानी कि जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2P आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 2P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक जार में फिल्ड विद गैस कैरेक्टराइज्ड बाय पैरामीटर्स PVT एंड अनदर जार, एक जार है, इस जार को बोला A और इस जार में जो प्रेशर है वो है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। एक दूसरा जार है जिसको बोला गया है B, इसका प्रेशर है 2P, इसका वॉल्यूम है V/4 और इसका टेम्परेचर है 2T। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जार A टू जार B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैसे बताएंगे?
पी वी बराबर होता है एन के टी। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में फॉर्मूला होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन के टी। तो ये तो हो गया एन वन। ऐसे यहाँ पर एन टू करो, तो एन टू जब करोगे तो ये हो जाएगा पी की जगह कितना हो गया 2p, है ना। पी वी बराबर एन के टी लगा रहे हो तो ये हो जाएगा 2p, और वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा v/4 अपॉन के का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टेम्परेचर हो गया 2T। के का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ ये वाले 2 से ये वाले 2 कट गया, तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन 4KT। अब आपको क्या निकालना है, N1 अपॉन N2 निकालना है। तो N1 अपॉन N2 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वी अपॉन के टी, और पी वी अपॉन के टी को आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पी वी और ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4KT। तो पी वी कट गया, तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमारे पास जो आंसर है कितना आ जाएगा, डी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल्स टू एन के टी, जहाँ के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो मतलब परम शून्य तापमान, वो तापमान जहां पर जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बंद हो जाती है ना, जहां पर अणुओं की गति समाप्त हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस की उसको हम इस ई से लिखते हैं, और ये किसके बराबर हो गई, हाफ m, और ये बन जाती है वी आर एम एस स्क्वायर। अब वी आर एम एस जो है स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो E किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टेम्परेचर के। तो यहाँ से हम लिख देंगे E2 अपॉन E1। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 227 प्लस 273, और इसी तरह से ये हो जाएगा 27 प्लस 273 यानी कि 273। तो ये बन जाएगा 500 और अपॉन ये बन जाएगा 300। तो यहाँ से E2 अपॉन E1 ये 5/3 E1 हो जाएगा। E1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, रख देंगे यहाँ पर। आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.35, है ना, क्या आ जाएगा 10.35। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्हेन वी हीट अ गैस सैंपल, एक गैस सैंपल को 27 से 327 डिग्री तक हीट किया जाता है, इनिशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल E। तो वही है जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। कितना हो जाएगा, T2 अपॉन T1। तो यहाँ से वही टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 300, और यहाँ से E2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2E1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। ये 18 क्वेश्चन हमने किए हैं और बहुत आसान है। सभी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज़ हुआ वो मैंने आपको सारा बताया। अब इसी के वजह, जैसा कि मैंने आपको बोला, करीबन 50 से 60 क्वेश्चन हम करेंगे, तो आगे आने वाले लेक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, तो करीबन 25 से 30 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पैटर्न के क्वेश्चन, जिस भी पैटर्न के, जिस भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।